हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस पढ़े थे। फिर पार्ट 2 में हम ये पिक्चर वाला वीडियो है, आप देख सकते हो। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे वो थीम ए थीम बी वाला जो था उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये 5 यहाँ पे कल मैंने बोला था वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स। तो पहले पार्ट में जो हमने जो पढ़ा था थीम ए थीम बी करके, थीम ई तक था। तो वो बहुत बड़े बड़े और बहुत 5 थीम थे, वो 5 थीम थे। तो हम उसको आज अच्छे से देख देते हैं। पहला थीम है थीम ए। थीम ए में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो इंडिया और हमारी पृथ्वी, जमीन और हमारे लोग। दिस फर्स्ट थीम includes the basics of the graphical world around us, some of the main features of our planet and the way to represent them on a map। तो पहला ये थीम है, ये पहला थीम है जो हमारे ग्राफिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के बारे में कुछ बताने वाला है। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट। तो हमारे प्लैनेट में कौन कौन से बहुत अच्छे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको बताएंगे, और एंड वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन ए मैप, और उसे हम एक मैप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया। Why is this theme important? When today we get excellent maps on और a मोबाइल फ़ोन। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम इसका मैप क्यों बनाएं, हमारे पास तो मोबाइल है, हम मोबाइल से तो मैप देख सकते हैं ना। आज के ज़माने में तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम मोबाइल फ़ोन से तो बहुत अच्छे से आसानी से हम मैप बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्यों बनाएंगे मैप? तो इसका आंसर है बिकॉज इट डील्स विथ मच मोर देन मैप्स। मतलब क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत से बहुत ज़्यादा मैप बनाने में हमको मदद करेगा, क्योंकि हमारे जनरल नॉलेज बढ़ते जाएगा कि हाँ ये जगह पे ये है, ये जगह पे ये है। तो हम बनाएंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इट ऑल्सो आस्क हाउ जोग्राफिकल फीचर्स, oceans, mountains, rivers, etc. have shaped entire civilizations throughout their histories। तो यहाँ पे बोला है ये जोग्राफिकल फीचर्स हमें ये भी पूछ सकता है तो ये जोग्राफिकल फीचर्स हमें ये बोल सकता है कि ओशन जो है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं और बाकी जितने भी हैं हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन, मतलब वो एक शेप में बने हैं। तो एंटायर सिविलाइजेशन मतलब बहुत बड़े जगह पे हैं, बहुत बड़े बड़े शेप के हैं। तो थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज, तो वो बहुत पुराना है। तो वो कैसे अपने शेप में आया है और इतने बड़े सिविलाइजेशन का वो हिस्ट्रीज हमें पूछ सकते हैं। इट इज ऑल्सो इन इंडियाज़ केस about how its natural setting has
contributed to giving this ancient civilization a unique identity. मतलब ये बोला गया इट इज़ ऑल्सो इन इंडियाज केस, हमारी इंडिया में भी यही हुआ है, हमारी इंडिया में भी यही हुआ है। अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज कंट्रीब्यूटेड, मतलब हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए जो सेटिंग किया गया है, जो बनाया गया है कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा होगा, हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो और अच्छा होगा, पानी हमें और ज़्यादा मिलेगा। तो टू गिविंग दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन ए यूनिक आइडेंटिटी, मतलब ये बहुत पुराने ज़माने का है, ये बहुत पुराने ज़माने का है लेकिन बहुत यूनिक है, एक बहुत नया है, हमारे लिए नया है। थीम बी पे है टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम बी पे है टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। ए टैपेस्ट्री इज लार्ज पीस ऑफ canvas like cloth usually kept as a wall hanging। तो टैपेस्ट्री क्या है? टैपेस्ट्री एक बहुत बड़े लार्ज पीस है, PIECE पीस, यहाँ पे PIECE पीस का मतलब है टुकड़ा। तो टैपेस्ट्री एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? कानवास का है। कानवास मतलब क्या? जैसे हम मान लेते हैं क्लॉथ, हमारे कपड़े, ज़्यादातर हमारे कपड़े हम वॉल हैंगिंग मतलब टंगा देते हैं। हम कहाँ पे कांटा देखेंगे या फिर वो स्टैंड जो आता है वॉल हैंगिंग के लिए, वो उसमें हम अपना कपड़ा टंगा देते हैं। तो ये एक टैपेस्ट्री और वही है एक बहुत बड़ा मतलब लार्ज पीस है कानवास का। विथ पिक्चर्स एंड डिज़ाइंस ऑन इट, हमारे कपड़े में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, कार्टून के पिक्चर्स होते हैं, कुछ सुपर हीरोज़ के पिक्चर्स होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं, फ्लावर्स वगैरह, हो गया। समथिंग्स ए हिस्टोरिकल नैरेटिव, तो वो है एक हिस्टोरिकल नैरेटिव। समटाइम्स ए हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब वो ही है एक हिस्टोरिकल नैरेटिव। कैसे? क्योंकि हम उतने दिनों से तो हम पैदा नहीं हुए थे, तो नहीं जानते कि कब क्या हुआ था, कब वो कार्टून निकला, कब प्रिंट किए, कब वो डिज़ाइन उनको पता चला। तो वो भी एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है, वो पहले हुआ था और अभी वो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए एक एक शर्ट में, एक एक क्लॉथ में हमारा प्रिंट भी हो सकता है, वो कपड़े में बुना, सूता में मतलब धागे में वो जो कॉम बांधते हैं वैसे होता है। हो गया। Our tapestry is where we will be painting scenes from the past, beginning India's past। तो यहाँ पे क्या बोला है? हमारा टैपेस्ट्री कहाँ है? हमारा टैपेस्ट्री हम पेंटिंग करते थे, पहले ज़माने में हम पेंटिंग करते थे, हम पुराने ज़माने से सीखे हैं। अच्छे सीन वाले पेंटिंग करते थे। अच्छे सीन वाले मतलब क्या है? आप अगर सीनरी कार्ड बना रहे हो तो पहाड़ दे दोगे, सन दे दोगे, नदी दे दोगे, उसमें पास में छोटे छोटे घर दे दोगे, या फिर कोई फार्मिंग कर रहा है तो फार्मिंग का एक पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। तो ये सब हम कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब हम पास्ट से सीख रहे हैं। ये सब हमारे इंडियाज़ पास्ट में स्टार्ट हुआ है। बिगनिंग का यहाँ पे मीनिंग है पास्ट, मतलब बिगनिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या है?
बिगनिंग विथ इंडियाज पास्ट। तो पहले ज़माने में हम कोई भी सीन वगैरह बनाते थे पहले, मतलब हम पहले पुराने ज़माने से सीखे हैं कि ये वाला इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। ये पहाड़ कैसे बोलते थे पहले, वो तो पहले ज़माने में उनको तो कुछ भी पता नहीं था। अभी हम सब कुछ जान रहे हैं, पता चल रहा है। आग कैसे जलाते हो, उन्हें तो उतना भी नहीं पता था। थोड़ा थोड़ा ट्राई करते करते हम यहाँ पे अब तो लाइटर वगैरह पकड़ के घूमते रहते हैं। वैसे ही हम सब कुछ हमारे पुराने ज़माने से ही सीखे हैं। पास्ट में जो जो हुआ था उसको हम अभी मतलब पता चल रहा है हमको कि ये वाला हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, आग कैसे जलाए थे, कपड़ा कैसे बनाए थे, ये सब पास्ट में ही हुआ है। तो सब कुछ पास्ट में हुआ है, इंडियाज़ पास्ट। हम तो इंडिया में रह रहे, तो इंडिया में जो पहले हुआ था, पहले पास्ट में जो हुआ था, अभी हम वो सब मतलब और अच्छा बनाकर दिखा रहे हैं। But why should we be at all concerned with the past? अब तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम तो सब कुछ सीख रहे हैं, हम तो सब कुछ सीख रहे हैं, फिर क्यों हमें सब कुछ कंसर्न करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब सब कुछ संभालना पड़ रहा है। यहाँ पे आंसर है बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड द चैप्टर्स इन द थीम। इन दिस थीम वी विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें अपने प्रेजेंट को और बेहतरीन बनाना है, तो ये एक की तरह है, ये एक की तरह है जो हमें समझना है हमारे प्रेजेंट में। हमारे प्रेजेंट का मतलब क्या है, अभी जो टाइम चल रहा है, हो गया। प्रेजेंट को, अभी जो हो रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, हो गया। फ्यूचर जो होने वाला है उसको फ्यूचर बोलते हैं। पास्ट मतलब जो हो चुका है उसको पास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एक की तरह, ये एक चाबी की तरह है जो हमें अपने प्रेजेंट में बहुत अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना है। एंड चैप्टर्स इन दिस थीम वी विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। तो बोला है और ये थीम के ज़रिए, और ये थीम, ये चैप्टर के थीम के ज़रिए हमें हमारा कनेक्शन क्लियर करना है। मतलब हमारे मन में जोन से भी डाउट है, हमें इस चैप्टर के अंदर ही सब कुछ क्लियर कर देना है। फिर आगे है द पास्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। यहाँ पे क्या बोला गया है, द पास्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज। मतलब बोला है हमारा पास्ट हमारे आइडेंटिटी बता सकता है। हमारा पास्ट एक मेजर सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, और बहुत बड़ा। मेजर मतलब बहुत बड़ा बोलते हैं। मेजर यहाँ पे मेजर है और माइनर भी होता है। मेजर का मतलब है बहुत बड़ा, माइनर का छोटा होता है। तो पास्ट एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हमारे आइडेंटिटी, हमारे पहचान बनाया है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। तो ये क्या हमें मदद करता है समझने में, ये हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये हमारे पास्ट से ही हमें पता चलता है, हो गया। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे थीम बी पे और भी लाइन दिया गया है।
यहाँ पे थीम बी पे और बहुत सारे कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, तो ये भी हम अभी पढ़ते हैं। द पास्ट इज स्टिल विथ अस। तो पास्ट तो हमारे साथ हमेशा है, पास्ट हमारे साथ हमेशा है। इन द अदर वर्ड्स, अलग तरीके से, अलग शब्द से देखें तो पास्ट हमेशा हमारे साथ है। And since history is unfortunately not all about happy developments, it is useful to understand where people, governments, or rulers went wrong and why. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? Since history is unfortunately not all about happy developments, मतलब यहाँ पे बोला है कि जबकि हमारे हिस्ट्री सिंस मतलब बहुत दिनों से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होते गया है, और अनफॉर्चुनेटली मतलब अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट्स। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम जो कोई सा भी डेवलपमेंट कर लिए तो वो हमें एक एक बार खुश दिलाता है, एक एक बार नहीं। तो वो सब हमारा हैप्पी डेवलपमेंट्स नहीं थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुख की बात है कि हम जो भी डेवलपमेंट किए थे वो सब हैप्पी नहीं थे। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल, गवर्नमेंट्स और रूलर्स वेंट रॉन्ग एंड वाई। तो ये हमें मदद करता है समझने के लिए कि कहाँ लोग, गवर्नमेंट्स जो गवर्न करते थे देश को, रूलर्स जो थे मतलब इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे, तो वो रॉन्ग की रास्ता मतलब गलत रास्ता में गए। फिर क्यों गए? गए तो गए, फिर क्यों गए? ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड repeating those errors. Only then can we hope to avoid repeating those errors. तो हम तब सोच रहे थे कि ये गलत बार बार नहीं होना चाहिए, तो हम उसको अवॉइड करते थे। मतलब कोई सा भी गलत हो गया, हमारे से कोई सा भी गलत हो गया तो हम ये सोचते थे कि वो दोबारा गलत ना हो, तो हम उसको अवॉइड करते थे। अवॉइड मतलब उसको सुधारने में लग रहे थे, बिल्कुल वो गलत बार बार नहीं करते थे। तो यहाँ पे थीम बी ख़त्म हो गया है, थीम सी पे है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। मतलब हमारी कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज हम कहाँ से गेन कर पाए, कल्चरल हेरिटेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट इंडिया हैज़ रिच एंड एंशिएंट कल्चर। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया हैज़ ए रिच एंड एंशिएंट कल्चर, मतलब इंडिया बहुत अच्छा और बहुत पुराने ज़माने का एक कल्चर है। True, but what are its main characteristics? ये सच बात है, लेकिन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को गाइड करता था क्या? ये प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा था क्या? प्रिंसिपल मतलब रूल्स के हिसाब से चल रहा था क्या? ये सब क्वेश्चन आता है। हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज़ हिस्ट्री? तो ये इंडिया हिस्ट्री में ही क्यों आया? ये इंडियाज़ हिस्ट्री में ही क्यों आया और कैसे आया? एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विथ इशूज़ फॉर आवर टाइम्स? तो ये हमारी मदद किस में कर रहा था और ये कैसे हमारे इश्यूज़ मतलब हमारी कमी, हमारे जो कॉम्प्लेन थे, इश्यूज़ कॉम्प्लेन्स थे उस टाइम पे, तो वो हमारे इश्यूज़ को
कंप्लीट करने में हमें डील कैसे करता था, हमारे साथ कैसे देता था. These are some of the questions that this theme is exploring with the objective that every student should understand some of the cultural foundation of our civilization and learn to appreciate their value. यहाँ पे बोला है ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इस थीम के जरिए हमें क्वेश्चन आया है हमारे मन में, और ये हर एक स्टूडेंट को आना भी चाहिए, क्योंकि वो उनको समझना चाहिए कि हमारा कल्चरल फाउंडेशन, हमारा सिविलाइजेशन, और हम अपने वैल्यू को पता करने के लिए कैसे कैसे ट्रेडिशंस थे, कैसे कैसे कल्चरल हेरिटेज थे, ये सब जान पाए. हो गया. यहाँ पे थीम ई पे है, यहाँ पे थीम डी पे है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. यहाँ पे थीम डी पे है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस. तो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, तो किसी भी देश के सिटीजन मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, किसी भी देश के सिटीजन, उनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कैसे पता चला. इंडिया एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ एन इलेबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. तो इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया में बहुत बड़ा देश, मतलब दुनिया से बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया. तो हैज़ एन इलेबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. तो हम कई जगह पे कई काम करते थे, कई जगह पे कई काम कर रहे हैं. कोई सर्विस कर रहा है, कोई पुलिस जॉब कर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन में है. तो बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं. What are its chief characteristics and components. तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है. हाउ डू द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस. तो ये गवर्नेंस में हर सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करते थे, हर लोग कैसे उसमें शामिल होते थे ये गवर्नेंस में. व्हाट आर द राइट्स एंड ऑल्सो देयर ड्यूटीज़ ऑफ धर्म. यहाँ पे बोला है कि उनका राइट्स क्या था, उनका ड्यूटीज़ क्या थे, और उनका धर्म क्या था. धर्म मतलब कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम हो गया, कोई ऐसे ही है. तो उनका धर्म क्या था, उनकी ड्यूटीज़ क्या थी, उनका राइट्स क्या था, वो क्या क्या कर पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे. आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज एंड इफ सो ऑफ व्हाट टाइप. यहाँ पे बोला है सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता था कि बाकी कंट्री में भी ऐसा हो रहा है. सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता था या बाकी कंट्री में भी ऐसा होता था. तो जब अगर होता था तो कैसे होता था, किस टाइप पे होता था. हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरैक्ट. तो बाकी कंट्री कैसे शामिल हो जाते थे इंटरैक्ट करने के लिए. जैसे अगर कोई इंडिया को मतलब बदनाम करना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ और कोई एक देश मिल सकता है. इंडिया को ख़त्म करना चाहता है कोई, तो पाकिस्तान के साथ और कोई भी देश शामिल हो सकता है इंडिया पर अटैक करने के लिए. ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, ऐसे ही एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं. By studying this theme, we can become more responsible citizens, understand how the organs of the government function, and learn to have a say in the policies that affect us
all whether locally or nationally। तो यहाँ पे बोला है कि बाय स्टडिंग दिस थीम, तो हम ये थीम पढ़ के हमें और रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना दे रहा है। हमें ये पढ़ के हमको और रेस्पॉन्सिबल बहुत मतलब हमारे देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है बोल के ये हमें जगा रहा है, ये हमें बता रहा है। Understand how the organs of the government function and learn to have a say in the policies that affect us all। मतलब हम लोकली देखें, मतलब एक जगह पे रह के देख रहे हैं, या फिर हम नेशनली देखें, नेशनली मतलब हमारे कंट्री के लिए देख रहे हैं, तो ये हमें और रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि हमारे पॉलिसीज़ को हम बोल पाए कि ये हमारा पॉलिसीज़ है, हम ये कर सकते हैं, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को। कोई भी हमारे फिर क्वेश्चन किया तो क्यों ऐसा कर रहा है, तो हम कर सकते हैं। हो गया। यहाँ पे लास्ट थीम है थीम ई। थीम ई पे बोला है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हमारी इकोनॉमिक लाइफ मतलब कोई स्ट्रैटेजी बढ़ते जा रहा है, कोई कमते जा रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है, कमता जा रहा है, मतलब इनकम बढ़ता जा रहा है, कमता जा रहा है। कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे वो है इकोनॉमिक लाइफ। No family can be happy without the essentials of daily living, at least food, clothing, shelter, access to water in a first stage। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जो अपने डेली लिविंग के बिना रह सकता है। डेली लिविंग का काम क्या है? एटलीस्ट फूड, हमें खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, एक घर चाहिए, शेल्टर मतलब एक छाँव में रहने वाले घर चाहिए, एक्सेस टू वाटर मतलब हमें पानी भी पीना है। ये है फर्स्ट स्टेज। तो इसके बिना कोई भी फैमिली नहीं रह सकता है। इन ए सेकेंड, लाइवलीहुड ऑफ फॉर एल्डर एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वंस। सेकेंड में क्या है? लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स, मतलब एडल्ट जब होते, एडल्ट कब आता है? जब हमको 18 ईयर्स हो जाता है, हम एडल्ट एज में आ जाते हैं। हमें जब 18 ईयर्स हो जाता है हम एडल्ट एज में आ जाते हैं। तो ये एक सेकेंड स्टेज है जहाँ एडल्ट्स का है, वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वो छोटे छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे हमारे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, तो वो है हमारा सेकेंड स्टेज। तो हम पढ़ाई के बिना भी रह नहीं सकते। Similarly, no country can develop harmoniously without a sound economy। यहाँ पे बोला है वैसे ही कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता हमारे साउंड इकोनॉमी। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा आवाज़ नहीं लगने तक वो काम नहीं हो सकता। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क स्पेशली इन ए ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। तो हम अगर आवाज़ किए कि ये काम होगा, वो काम कर सकते हैं, हम आइडिया दिए, तो वो काम कैसे हो सकता है जबकि बहुत बड़े कंट्री में हो। अगर हम बहुत बड़ी कंट्री में हो तो वो काम कैसे हो सकता है? जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया तो एक बहुत बड़ा कंट्री है, रूसिया है, एशिया है, वो सब एक बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे वो बड़े बड़े कंट्री में हम इकोनॉमी कैसे काम करें, हमारे इकोनॉमी कैसे काम करें? व्हाट एग्जैक्टली इज़ मनी? मनी एक क्या है? मनी क्या है? व्हाट डज इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आया है? हाउ कैन इट इंक्रीज? हाउ कैन
इट बी इंक्रीज। तो वो कैसे बढ़ता है? व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन? तो कौन कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लोगों को एंगेज करता है, लोगों को इम्प्रेस करता है वो काम करने के लिए? हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज? मतलब हम नेचुरली काम करें या रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स के जरिए से काम करें, तो हम उसको कैसे अच्छे से सॉरी हम नेचुरली काम करें या हम ह्यूमन रिसोर्सेस के ज़रिए से काम करें, तो हम उसे कैसे अच्छे से मैनेज कर पाए, कैसे अच्छे से मैनेज कर पाए। दिस थीम विल lay down some of the important concepts and practices that will enable us to answer this question। तो ये सारा क्वेश्चन को इस थीम में इसके नीचे दिया है, यहाँ पे नीचे दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम प्रैक्टिसेस हैं। तो इसके आंसर ढूंढने के लिए हमें नीचे दिया है। हो गया, इतना हम पढ़ लेते हैं। You will notice that there are many questions in the preceding paragraphs। तुम नोटिस कर रहे होगे कि जितने भी पैराग्राफ्स गए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। दिस इज एज इट शुड बी। सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सोशल साइंस का यही तो काम है कि हमें राइट क्वेश्चन पूछे। हमारे पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ था उसका एक आर्ट पूछ सकता है। ओनली देन वी कैन वी आंसर only then can we start looking for the right answers। जब हमें क्वेश्चन पूछा तब तो हम अच्छे से आंसर दे पाए, अच्छे से आंसर मतलब राइट आंसर दे पाए, सोच समझ के आंसर दे पाए। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं इस बुक पे, और उसको हमें समझाना है। एक्सप्लेन मतलब पूरा समझा के लिखना है। यू मे ऑल्सो बी इंट्रिग्यूड टू फाइंड ए गेम ऑफ चेस एंड सम एंशिएंट Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography। A discussion of the uses of sari in a chapter on cultural heritage। यहाँ पे बोला है कि हमारे इस चैप्टर में हम गेम ऑफ चेस का गेम ढूंढ सकते हैं। कोई तमिल पोइट्री भी यहाँ पे मौजूद है। वो क्या बता रहा है कि हमारा ज्योग्राफी बता रहा है। ए डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ द साड़ी इन ए चैप्टर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये साड़ी भी कहाँ से आया ये भी हमें इस चैप्टर के जरिए हमें पता चलने वाला है। हमारा कल्चरल हेरिटेज, हम क्या क्या पहनते थे, क्या करते थे, ये सब हमारे पुराने ज़माने से आया है। तो इसमें ये चैप्टर में सब कुछ बताया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा एंड द मेंशन फेस्टिवल्स इन द चैप्टर्स फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स। मतलब हम जो सेवा करते हैं, सेवा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी मेंशन ऑफ फेस्टिवल हम कैसे मनाए, कौन से फेस्टिवल को क्या बोलते थे पहले, ये हमारा इकोनॉमिक में फोकस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दिस इज
deliberate. We believe in bringing elements from diverse fields together. You will learn later that this is called multidisciplinarity. मतलब मल्टीडिसिप्लिनरिटी मतलब यहाँ पे बोला है कि जो भी हमारे फोकस करने का चीज़ है वो सब तो इस चैप्टर में दिया है, हमको सब पे फोकस करना है। लेकिन हम जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, वो सब पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो सब यहाँ पे दिया है। और वो सब सीख के हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी बन जाएंगे। मतलब हम तो डिसिप्लिन है, शांत है, तो हम ये सब पढ़ के और ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाएंगे और ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो जाएंगे। तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरिटी बोला गया है यहाँ पे। दिस एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव। इंडीड life constantly mixes numerous elements together. So why should we not? तो ये बहुत पर्सपेक्टिव एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव है। इंडीड लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर। हम कई सारे एलिमेंट्स हम मिक्स कर सकते हैं, पर क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते? By now it should be clear that although social science makes constant use of past, it seeks to make sense of the present so as to help us prepare a better future. It is an exploration and an adventure. यहाँ पे बोला है बाय नाउ, अब की बात है कि ये हमारे सोशल साइंस में जो पास्ट में हुआ है वो सब हमको क्लियर करना चाहता है। इट सीक्स टू मेक सेंस ऑफ प्रेजेंट। मतलब हम प्रेजेंट के बारे में सोचें और हमारे फ्यूचर और बेहतरीन करें, ये हमें सीख देता है। ये हमें प्रिपेयर करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, बहुत मजबूत हो और बहुत अच्छा हो। इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। ये एक एडवेंचर से कम नहीं, ये बहुत सारा एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी बात बताया है, और ये एक एडवेंचर से कम नहीं। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, हम इससे सब कुछ सीखेंगे और हमारा फ्यूचर और बेहतरीन बनाएंगे। इसलिए हमें सोशल साइंस पढ़ना है। सोशल साइंस का मतलब है जो पास्ट में हुआ है उसे हम बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, फोकस के ज़रिए से हम सब कुछ सीख पाए। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अपना चैप्टर 1 जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ स्टार्ट करेंगे। हो गया। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।